नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोमंत्र के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ओल्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार जो है ये वीडियो रहने वाली है, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि इसमें मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि आपके काफ़ी ज़्यादा जो है चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, काफ़ी सारे टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे और एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से घुमा के दिया जाता है, ऑप्शन में से किस तरीके से क्वेश्चन को उठाया जाता है, तो सारे क्वेश्चंस की आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। मनुष्य के खोपड़े में कितनी हस्तियां होती है? तो भाई 08, 30, 32, 38। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसके अंदर 8 हड्डियाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। बात करें अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल हड्डियां कितनी होती है खोपड़ी के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास में दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो आता है 22 और एक आता है 28। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आपको जो है नोट डाउन करना है, पेन और रजिस्टर साथ में रखिए क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पता है। तो आपको जो है लिखना है सारे के सारे जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पर बोलूँ। तो यहाँ पर अब देखो अपन बात कर रहे हैं खोपड़ी के अंदर हड्डियों की संख्या की। इसका राइट आंसर तो ए हो जाता है, लेकिन आपके पास में दो ऑप्शन और नजर आए अगर आपको यहाँ पर कि 22 और 28। तो 22 कैसे होते हैं और 28 कैसे होते हैं, दोनों मैं आपको समझाने वाला हूँ। चेहरे के अंदर हड्डियों की संख्या होती है भाई साहब, चेहरे के अंदर हड्डियों की संख्या होती है कितनी? 14, और 8 ये जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी? 22। और 28 की बात करें तो ध्यान रखना है आपको, मस्तिष्क के चारों ओर जो कपाल होता है उसमें होती है 8 हड्डियां, ठीक है, और चेहरे की हड्डियां होती है 14, और कान के अंदर, दोनों कान के अंदर 6, ठीक है। इस तरीके से हम देखें तो 28 हो जाती है। क्लियर हुई बात? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हाथ की अंगुलियों और कलाई में सबसे ज़्यादा हस्तियाँ कितनी हो सकती है, तो ध्यान रखना है 54 जो है 54 आपका राइट आंसर होगा। जांग की जो हड्डी होती है सबसे लंबी हड्डी कहा जाता है इसको, और इसका नाम है फीमर, जिसकी लंबाई 19 इंच होती है, और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। कान की अगर जो 3 हड्डियां होती है, एक कान के अंदर 3 हड्डियां होती है, ठीक है, अगर उसको याद करने की अगर आपको इच्छा हो, ठीक है, कि सर हम याद करना चाहते हैं, कभी नहीं भूलना चाहते, ध्यान रखना है SIM, सिम तो हम सब जो है मोबाइल के अंदर डालते ही हैं, सिम से आप याद रख सकते हैं। S मतलब स्टेपिज, और I मतलब इनकस, और M मतलब मेलियस, ठीक है। इसमें सबसे छोटी हड्डी की हम बात करें तो स्टेपिज होती है जो कि 0.11 इंच की होती है, ठीक है। और फेफड़े की अगर हड्डियों में पूछा जाए आपसे कि फेफड़े के अंदर कितनी हड्डियां होती है, तो टोटल 24 होती है, लेफ्ट और राइट के अंदर 12-12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? भाई बहुत मज़ा आने वाला है आपको आज की इस वीडियो में। मैंने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ना कि आप सोच के भी दंग रह जाओगे, देख के दंग रह जाओगे। एंड के अंदर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत इस वीडियो के अंदर लगी है। तो बात करते हैं, पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, RBC, WBC। यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर मैग्नीशियम आयन जो है वो होता है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम बात करें कि रक्त का जो विघटन होता है, रक्त का जो हीमोलाइसिस होता है, या हम कहते हैं रक्त का विघटन होना ही हीमोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। रक्त 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हो, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इनका जीवन काल अक्सर जो है एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो जो RBC होता है इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, और WBC का 1 से 2 दिन, प्लेटलेट्स का 8 से 9 दिन, ठीक है। और RBC बनाने वाला अंग कौन सा है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका नाम ध्यान रखना है एरिथ्रोपोइटिक अंग, ठीक है। निर्माण की अगर प्रक्रिया पूछा जाए कि RBC की निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, ध्यान रखना है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन तो ध्यान रखना है कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 के अंदर। आपसे दूसरी तरीके से इस तरीके क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, ABO या फिर RH कारक की खोज पूछी जाए तो भी आपके पास में कार्ल लैंड स्टीनर ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है राइट आंसर होता है सोडियम, जो है ये पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। ऑब्वियसली देखा जाता है कि वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर 17 तत्वों को जो है पौधों के लिए जरूरी बताया
बताया गया है, जिनके विधान बिना ना तो पौधे की क्या होगी, वृद्धि होगी, ना ही उसका विकास होगा, ना प्रजनन होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 17 तत्व काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिनमें अगर मैं बात करूँ आपसे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, ठीक है, और बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, ये सारे के सारे जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि 17 यहाँ पर हमारे पास में पोषक तत्व रहते हैं पादपों के लिए। और बात करें यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कौन से जो है पोषक तत्वों को लिया जाता है पादपों के द्वारा, तो एनपीके जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, क्योंकि हम जो है कोई भी कमी रहती है फसल के अंदर तो एनपीके को ही डालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 4 की बात। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है, तो ध्यान रखना है आपको, हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, गर्दन में, उदर में। यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाता है मस्तिष्क के आधार में। कहाँ पर, मस्तिष्क के आधार में। ठीक है, इसके अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्य क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना है इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो रक्तचाप को जो है कंट्रोल करता है, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और मनुष्य की या इंसान की जो वृद्धि होती है उसका भी कंट्रोल ये करता है। ठीक है, प्रसव के दौरान जो गर्भाशय में संकुचन होता है, जब बच्चा बाहर आता है तो उसके संकुचन में भी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन सहायक हैं। उसके बाद में हम बात करें तो स्तन दूध का जो उत्पादन होता है वो एक इसका सहायक हार्मोन है LTH। ठीक है, जो कि इससे सिक्रेट होता है, तो ये जो है स्तन दूध का उत्पादन भी करवाता है। यौन अंगों का, नर और मादा के अंदर जो यौन अंग होते हैं उनका विकास भी कौन करवाता है, पीयूष ग्रंथि करवाती है। ADH हार्मोन को स्त्रावित कौन करवाता है, ये पीयूष ग्रंथि करवाती है। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पत्ते का वह भाग जो कि तने से जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है, मिद्रिब, लामिना, नो, डंठल। ठीक है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पत्ते का वह भाग जो कि तने से जुड़ा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डंठल। क्या होगा भाई, डंठल। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ से अगर हम बात करें आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास में जाता है 6। ठीक है, इसके अंदर ऐसा कोई खास है नहीं, है ना, तो ध्यान रखना है। यहाँ से टमाटर पौधे का कौन सा भाग होता है, पेड़, जड़ी बूटी, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर टमाटर का जड़ी बूटी जो है एक प्रकार का भाग है, ठीक है, पौधे का। बात करें यहाँ पर देखो 2-4 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट कि कौन सा तने का रूपांतरण है या कौन सा जड़ का रूपांतरण है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको जो है तने के रूपांतरण बताऊंगा, जड़ और जो पत्तियाँ वगैरह होती है इनके रूपांतरण अगर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, इस चैप्टर प्लांट मॉर्फोलॉजी के नाम से होता है पादप शारीरिकी की, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको पूरा का पूरा जो वीडियो है या प्रोवाइड करवा सकूँ। चलिए बात करते हैं यहाँ पर तने के रूपांतरण कौन कौन से हैं। देखो तने के 4 प्रकार से रूपांतरण हो सकते हैं, कंद, घन कंद, प्रकंद और सल कंद। कंद की जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। कंद जो है आलू जो है एक प्रकार का तने का रूपांतरण है, ठीक है, और कंद है एक प्रकार का। और घन कंद की बात करें तो यह है अरबी जो कि तने का रूपांतरण है। प्रकंद की बात करें तो अदरक, हल्दी, और सल्क कंद की बात करें तो प्याज और लहसुन। ये ध्यान रखना है, प्याज और लहसुन हम समझते हैं कि ये जड़ का रूपांतरण है, लेकिन नहीं, तने का रूपांतरण है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वह परिवर्तन जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है वह क्या कहलाता है, त्वरित परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऊष्माशोषी परिवर्तन, और इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जब ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाई क्या, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन। जब ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऊष्माशोषी परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और त्वरित परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखना है, त्वरित परिवर्तन में एक समान रूप से अगर परिवर्तन होता है किसी भी वस्तु के अंदर तो उसे हम कहते हैं त्वरित परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम, और इसके अंदर है क्वेश्चन का जो है आदमी के कशेरू का स्तंभ में, कशेरू का मतलब हड्डियाँ कितनी होती है, 42, 30, 29 और 33। इसका राइट आंसर है भाई 33। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। कौन सी ऊपरी मिट्टी पौधों की वृद्धि के अनुकूल होती है, तो बलुई, मृणमय मृदा और दोमट या दोमट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मृणमय मृदा। ठीक है, जो है आपको ध्यान रखना है। बात करें इसकी कि मृणमय जो मृदा है वो क्या होती है, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक जो कार्बनिक और अकार्बनिक कण होते हैं उनको हम कहते हैं मृणमय मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। यहाँ पर जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका, ऊतक, अंग, जीवधारी, तो इसको हम कहते हैं कोशिका, सेल। ठीक है, अब यहाँ आएगा मजा, क्या दोस्त, मजा आएगा भाई। ठीक है, देखो कोशिका के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर
क्लियर कर दूंगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिए खोज किसने की थी, सबसे पहले हमारे पास में आती है कि बात कि खोज जो है किसने की थी इसकी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ठीक है, आगे बात हम करें यहाँ पर कोशिका के संदर्भ में, तो कोर्क की कोशिका में इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, और छत्ते के समान जो कोष्ठक होते हैं उनको इन्होंने सेलुला नाम दिया। ठीक है, लैटिन भाषा के जो सेलुला है उससे इसका निर्माण हुआ है कोशिका का। ठीक है, और अंग्रेजी शब्द के सेल से ये बना है। इनकी एक बुक है माइक्रोग्राफिया, इसके अंदर इसके पूरा का पूरा जो है कोशिका के बारे में दिया हुआ है, बताया हुआ है। ठीक है, रॉबर्ट हुक की बुक है। बात करें यहाँ पर कि जो अर्थ है, सेलुला शब्द का अर्थ है वो क्या होता है, तो छोटा कमरा होता है। ठीक है, और कोशिका सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था 1838 और 39 के अंदर। ठीक है, यहाँ से आपके पास में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो 1674 में एंटोनी ऑन लीवेनहॉक ने की थी, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रक व केंद्रिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब मानव शरीर के अंदर 60 से 90 ट्रिलियन जो सेल्स हैं वो पाई जाती है, मतलब एक ह्यूमन बॉडी जो है 60 से 90 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना होता है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, तो केंद्रक के, ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी पूछी जाए तो माइकोप्लाज्मा, मतलब PPLO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका में रहने वाले जीवित पदार्थ को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, केंद्रक, गुणसूत्र। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, देखो गुणसूत्र। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा जीव द्रव्य। क्या होगा भाई, जीव द्रव्य होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें इसके संदर्भ में, तो हम बात कर सकते हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर का जो संपूर्ण पदार्थ है ना, उसको हम कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर का जो संपूर्ण पदार्थ है उसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती है। ठीक है, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, लयनकाय और माइटोकॉन्ड्रिया, वो अनेक प्रकार की चीज़ें जो हैं इसके अंदर मौजूद होती है। केंद्रक वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, केंद्रिका हो गया। ठीक है, अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाए भाई जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, या जो है जीव द्रव्य को नाम किसने दिया था, ठीक है, तो डुजार्डिन नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने जीव द्रव्य को सबसे पहले सारकोड नाम दिया था 1835 में। ठीक है, उसके बाद में फिर पुरकिंजे ने इसी को प्रोटोप्लाज्म नाम दे दिया 1840 में। ठीक है, बात करें मैक्स सुल्जे ने जो है 1861 में जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मैक्स सुल्जे ने, ध्यान रखना है। हक्सले की अगर बात करें तो 1963 में जीवन का भौतिक आधार कहा था इसको, जीव द्रव्य को। हक्सले ने 1963 में जीवन का भौतिक आधार कहा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं लाड़ा दूसरे क्वेश्चन नंबर 12 की। आनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है, आनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है, जीन, केंद्रक, कोशिका, ऊतक। तो यहाँ पर हमारी आनुवांशिक इकाई है जीन। क्या है, जीन है। ठीक है, यहाँ पर बात करें कि आनुवांशिक इकाई जो है जीन है, लेकिन ये क्या है। ठीक है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें किसे कहते हैं जीन भाई, तो ध्यान रखना है गुणसूत्रों पर स्थित जो DNA या फिर प्रोटीन की बनी कई अति सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती है, जो कि क्या करती है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती है, और उसे हम कहते हैं जीन। और इसी का नाम आपसे अगर पूछ लिया जाए तो वंशाणु भी इसे कहते हैं और पितृक भी इसे कहते हैं। वंशाणु और पितृक भी जीन को ही कहा जाता है। ये क्या करते हैं, देखो यह DNA के न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम है जो अंत में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका करता है, प्रोटीन का संश्लेषण। DNA में स्थायी जो परिवर्तन होता है DNA के अंदर, उसको हम कहते हैं उत्परिवर्तन, मतलब म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। जिस कोशिका में निश्चित केंद्रक और कोशिका झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं भाई। ठीक है, तो वायरस, पादप कोशिका, प्रोकैरियोट्स या फिर यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाता है भाई निश्चित है, सुविकसित है, तो उसे हम यूकैरियोटिक कहेंगे। ठीक है ना, हम भी यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर हम बात करें, पहला जो ऑप्शन है हमारे पास में, देखो जो पहला ऑप्शन है वायरस। वायरस की बात करें तो ये अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है, पहली चीज़। ठीक है, ये जीवित कोशिका में ही वृद्धि कर सकता है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये बाहर तो क्या रहेगा, मृत रहेगा, लेकिन किसी भी सजीव के अंदर अगर प्रविष्ट हो जाएगा तो ये जीवित हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से ये मिलकर बना होता है, ध्यान रखना है आपको। सैकड़ों वर्षों तक ये सुषुप्त अवस्था में ऐसे ही पड़ा रहता है, मरता वरता कुछ नहीं है। ठीक है, भोजन मिले चाहे ना मिले। ये अंग्रेजी शब्द के वायरस से बना है,
ठीक है, इसका नाम लिया गया है और इसका अर्थ होता है विष। ठीक है, सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने पता लगाया था इसके बारे में कि जो चेचक है, चेचक जो रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है, और इसका टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, सबसे पहले एडोल्फ मेयर ने भी तंबाकू में जो मोजेक रोग होता है, ठीक है, तो एडोल्फ मेयर और इवेनोस्की ने जो है इसकी खोज की थी, इसको बताया था सबसे पहले। ठीक है, और बात करें नेक्स्ट यहाँ पर पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका के अंदर जो है इसकी जो भित्ति होती है पादप कोशिका की, कोशिका भित्ति वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर बात करें तो इसके अंदर केंद्रक और जितने भी कोशिका अंग होते हैं वो सुविकसित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं, यह किसकी होती है? तो ध्यान रखना है बैक्टीरिया की, मानव की तंत्रिका कोशिका की, शुतुरमुर्ग का अंडा, ब्लू व्हेल की कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, बताया था। मानव की तंत्रिका जो कोशिका होती है सबसे लंबी होती है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपके सामने, वैसेलिन के निर्माण किससे होता है? वैसेलिन जो होता है उसका निर्माण किससे होता है? पैराफिन, मोम, डीजल, मिट्टी के तेल, पेट्रोल। तो पैराफिन जो मोम होता है उससे वैसेलिन का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस किससे प्राप्त की जाती है? पेट्रोलियम, कोल, कोक, प्राकृतिक गैस। यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस से ही हाइड्रोजन गैस प्राप्त की जाती है। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? कटहल, गूलर, आर्किड, फर्न। इसके अंदर राइट आंसर होगा हमारे सामने फर्न जो है, इसके अंदर फूल नहीं होते, जबकि कटहल, गूलर और आर्किड के अंदर तो फूल पाए जाते हैं। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? भाई साहब इसका जो हमारे पास में ऑप्शन है 6 माह, 7 दिन, जन्म के तुरंत बाद, या फिर 48 दिन के पहले पहले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो होगा 7 दिन के अंदर अंदर आपको लगवा लेना चाहिए। ठीक है, जो नवजात शिशु होते हैं उनको BCG का टीका। भाई साहब आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट कि BCG का जो पूरा नाम है वो क्या होता है, तो ध्यान रखना है बेसिली कैलमेट ग्यूरिन जो है इसका पूरा नाम होता है। और जो TB हो जाता है ना नवजात शिशुओं के अंदर, TB, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, उसके लिए वैक्सीन लगाई जाती है BCG, या BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करें हम 19 की, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? साल, खेर, बबूल, साजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा खेर की जो लकड़ी होती है उससे कत्था प्राप्त किया जाता है, कत्था बनाया जाता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर इसके वैज्ञानिक नाम की, अकेशिया कटिचू जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, अकेशिया कटिचू। और पूछा जाए आपसे बबूल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विचेलिया नीलोटिका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। साल के बारे में पूछा जाए, साल, तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। ठीक है, इसका जो है उपयोग दातून के रूप में भी किया जाता है, और धूप जो हवन वगैरह में काम आती है धूप, ठीक है, उसको बनाने में, दोना पत्तल बनाने में, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? भाई सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेग, पित्त ज्वर, मलेरिया, डेंगू। तो ध्यान रखना है आपके यहाँ पर संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो प्लेग नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो पित्त ज्वर है, मलेरिया है, डेंगू है, ये सारे के सारे जो है संक्रमित मच्छर के काटने से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।